नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी बाई शालिनी पर। बच्चों, अब आप लोगों का नया सेशन स्टार्ट हो गया है, तो अब हम हमारे सभी चैप्टर्स करना शुरू करेंगे। और जिसमें आपका 10th क्लास में सबसे पहले गद्य खंड में जो पहला पाठ आपका आता है वो है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा जो मैंने आपको पहले भी अपने एक पहले वीडियो में उसकी एक समरी आपको बताई हुई है। आज हम नेताजी के चश्मा को बिल्कुल अच्छे से पूरा पाठ अच्छे से विस्तृत रूप में जानेंगे और समझेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो आते हैं हम पाठ नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी ने इसमें ये बताया है कि कोई भी देश कभी भी उसकी सीमाओं से नहीं बनता। देश बनता है देश के उस देश में जो भी प्रकृति है, जीव जंतु है, प्राणी है, पहाड़ है, पर्वत पहाड़ है, नदियां हैं, इन सभी से मिलकर के देश बनता है। और देशभक्ति कभी भी बॉर्डर पर खड़े होकर अगर हम बंदूक लेकर दुश्मनों को मारें, वो देशभक्ति नहीं है। झंडा लेकर के नारे लगाएं, केवल वही देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति है अपने देश की प्रत्येक चीज का ख्याल रखना, प्रेम करना, रखवाली करना, वो सब देशभक्ति है। और देशभक्ति कोई केवल सिपाहियों में, सेना के लोगों में ही नहीं, देश के एक आम नागरिक में भी देशभक्ति हो सकती है। देशभक्ति एक छोटे बच्चे में भी हो सकती है, क्योंकि देशभक्ति एक भावना है जो उस देश में निवास करने वाले सभी लोगों में होनी चाहिए। तो यहाँ ये बात बताई गई है। और इसमें देशभक्ति को दिखाने वाला जो हमारी कहानी का नायक है वो है कैप्टन, जो एक चश्मे वाला है। तो कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि इस कहानी में एक हालदार साहब हैं, और वो हालदार साहब हर 15 दिन के बाद अपनी कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरते हैं। आपको पता है कस्बा क्या होता है? कस्बा होता है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टाउन, मतलब कि शहर से थोड़ा छोटा और गांव से बड़ा। तो जिस कस्बे से वो जो निकला करते थे वो कस्बा कोई बहुत बड़ा नहीं था, और वहां पर कोई पक्के मकान की तरह से पक्के मकान भी बहुत थोड़े से ही थे, कुछ कच्चे थे, कुछ पक्के थे। बाजार कहा जा सके ऐसा बाजार भी केवल एक ही बाजार था। और कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था। सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका जो नगर का रखरखाव का कार्य करती है। अब नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ नगर के रखरखाव का कार्य भी जब तक करती ही रहती थी। कभी सड़क पक्की करवा दी थी, कभी पेशाब घर बनवा देती, तो कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा देती, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया करती थी। अब एक बार इसी नगर पालिका के उत्साही बोर्ड चुना जाता है ना, नगर पालिका के भी चुनाव होते हैं 5-5 वर्ष के लिए। तो ऐसे ही एक बार उस समय में जो बोर्ड गठित हुआ था नगर पालिका का, थोड़ा सा उत्साहित था, और उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने उस कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, वहां पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी। अब ये जो हमारी कहानी है ये इसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी की प्रतिमा जो लगी, उसी प्रतिमा के बारे में ये कहानी हमारी है। उसका एक छोटे से हिस्से के बारे में कहानी है। अब पूरी तरह से तो बात का लेखक को भी नहीं पता, लेकिन वो ये कहते हैं कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी या फिर अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा हो गया होगा, या फिर इसी में चिट्ठी पत्री में कुछ समय बर्बाद हुआ होगा, या फिर बोर्ड की शासन की अवधि समाप्त हो रही होगी, इसलिए स्थानीय कलाकार को ही मौका दे दिया गया होगा। और फिर आखिर में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, शायद मोतीलाल जी उनका नाम था, उनको ही ये काम सौंप दिया गया नेताजी की मूर्ति बना करके पटक देने का। अब यहाँ पर जो पटक देने का एक इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है, पटक देने से यही मतलब है, क्योंकि आप देखिए हर कला अलग अलग होती है। मूर्ति कला का काम केवल मूर्तिकार ही अच्छा कर सकता है। ड्राइंग बनाने का काम चित्रकार कर सकता है,
चित्रकार अगर अच्छा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो मूर्ति भी बना दे, क्योंकि मूर्ति बनाना एक अलग ही कला है। तो हर कला अलग अलग है, उसमें पारंगत लोग ही उस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ में 4 कारण बताए गए हैं। एग्जैक्टली कारण नहीं पता कि कारण क्या रहा। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि नगर पालिका ने क्यों स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया, मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया। तो शायद इसके ये 4 कारण बताए गए हैं कि हो सकता है, कौन कौन से वो 4 पॉइंट हैं, कि एक तो अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी शायद नहीं होगी। दूसरा कारण कि अच्छे मूर्तिकार की जानकारी तो हो लेकिन उसमें बजट बहुत ज्यादा हो रहा होगा और नगर पालिका के पास उपलब्ध बजट जो होगा वो कम होगा, या फिर शासन की अवधि समाप्त हो रही होगी और चिट्ठी पत्री में समय बर्बाद हो रहा होगा। तो सोचा होगा कि भाई शासन की अवधि समाप्त हो रही है तो हम अपने जाने से पहले ही ये काम कर जाएं, तो इसलिए उन्होंने मजबूरीवश जो स्कूल का ड्राइंग मास्टर थे उनको मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया होगा। तो ये कुछ कारण इस उत्तर में आ सकते हैं। अब वो भी बेचारे चित्रकार ही थे, मना किया नहीं उन्होंने काम का, तो इसलिए उन्होंने पटक देना शब्द इसीलिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि ठीक है मैं बना दूंगा। अब कोई दूसरा व्यक्ति अगर इस काम को करेगा, एक चित्रकार मूर्ति कला बनाने का काम करेगा, तो फिर बना के पटक देने जैसी ही बात हुई कि बस काम हो जाएगा, वो कैसा हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, आमतौर पर मूर्ति संगमरमर की ही बनती है। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। तो जो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक जो मूर्ति बनती है उसको कहते हैं बस्ट। अब मूर्ति थी तो सुंदर, नेताजी भी बहुत सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन से लग रहे थे, फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही उनके जो 2 प्रमुख नारे हैं, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये दोनों उनके नारे एकदम से याद आ रहे थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि मूर्ति अपने आप में बहुत अच्छा प्रयास थी मोतीलाल जी का, कि बहुत अच्छी मूर्ति बन गई थी। पर एक ही बात उसमें खटकती थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था पर संगमरमर की मूर्ति पर पत्थर का ही बना हुआ चश्मा नहीं था, बल्कि उस पर जो चश्मा पहना हुआ था वो था रियल चश्मा, जैसा हम लोग पहन लेते हैं ना, चश्मा बनवाते हैं नजर का चश्मा, वो चश्मा था। तो ये बात हालदार साहब ने जब पहली बार नोटिस की तो ये बहुत ही उनको आश्चर्यजनक बात लगी, कौतूहल जागा कि भाई ये क्या बात है कि मूर्ति तो पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जब वो पान खाने के लिए वहां चौराहे पर रुके तो एक बड़ी ही कौतूहल वाली मुस्कान उनके अंदर जाग गई और मन में सोचा कि ये आइडिया भी ठीक है कि मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़ करके आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में और उस चश्मे के बारे में सोचते रहे, लेकिन सोचते सोचते उनको ये तो समझ नहीं आया कि क्यों, किस लिए ऐसा था। मगर बैठे बैठे ये सोचा कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास अच्छा ही कहा जा सकता है, वरना तो आजकल देशभक्ति भी एक मजाक का विषय बन गई है, क्योंकि महत्व मूर्ति के रंग रूप या उसके चश्मे आदि का नहीं है, महत्व है भावना का। और जिस किसी ने भी ये चश्मा पहनाया उसकी भावनाएं अच्छी थी, क्योंकि शायद उसकी कहीं ना कहीं भावनाएं आहत होती होगी कि नेताजी की मूर्ति तो है लेकिन उस पर चश्मा नहीं है। नेताजी जो देश के इतने बड़े नेता जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ काम किया, देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनकी एक महत्वपूर्ण चीज उसमें कमी रह गई थी, चश्मा। तो इसलिए भावनाएं आहत ना हो, तो ये एक अच्छा प्रयास था। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से फिर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया और ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि चश्मा दूसरा है। यानी वो जब भी उधर से निकलते तो वो ये देखते कि हर बार चश्मा दूसरा होता, कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर चश्मा, कभी गॉगल्स वाला चश्मा, मतलब हर बार चश्मा होता मगर अलग अलग होता। वो सोचते ये भी बढ़िया है कि भाई मूर्ति कपड़े तो बदल नहीं पाती है, कम से कम चश्मा ही बदल लेती है, तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। तो ऐसा वो हर बार हर 15 दिन में
ध्यान दिया करते थे। अब हारलाल साहब की अब तो आदत ही पड़ गई कि वो जब उधर से गुजरते तो मूर्ति पर उनकी नजर जाती और चश्मे पर नजर जाती और देखते आज कौन सा चश्मा है। एक बार जब ही उनका ये कौतूहल यानी ये जिज्ञासा जो बहुत ज्यादा दुर्दमनीय हो गया, दुर्दमनीय मतलब असहनीय हो गया कि सहन ही नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने पान वाले से आज तो पूछ ही लिया कि भाई ये क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी हर बार चश्मा कैसे बदल लेते हैं। पान वाले के तो खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। अब यहाँ फिर एक प्रश्न का उत्तर मिलता है आपको कि पान वाला कैसा था। तो पान वाला ऐसा था कि वो उसके मुंह में खुद ही पान ठुसा हुआ रहता था। लाल काली बत्ती सी थी। जब वो हंसता था तो तोन थिरकती थी। मोटा था, खुशमिजाज था और लाल काली बत्ती सी दिखा करके उसने उत्तर दिया कि ये कैप्टन चश्मे वाला करता है। हवलदार साहब ने पूछा भैया क्या करता है? तो वो बोले कि चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब के अभी भी बात समझ में नहीं आई। तो वो अपनी भाषा में बोला जिसका कुछ अर्थ ये था कि कोई ग्राहक अगर आ जाता है तो फिर कैप्टन चश्मा कहाँ से लाएगा, और वो अपना चश्मा नेताजी से लेकर के चश्मा उसको दे देता है। यानी उनके ये एक बात समझ में आई कि कैप्टन जो है वो कोई चश्मा बेचने का काम करता है, उसकी शायद चश्मे की कोई दुकान है और कोई ग्राहक आता है और उसको नेताजी को पहना हुआ वाला चश्मा अगर उसको पसंद आ जाता है तो वो चश्मा ग्राहक को दे देता है नेताजी से क्षमा मांग करके, और फिर नेताजी को अपने पास से दूसरा चश्मा पहना देता है। ये बात उनके समझ में आ गई। अब आगे उन्होंने मन में ये सोचा कि ये भी बहुत अच्छा आइडिया है कि कम से कम एक भावनाएं आहत नहीं होती। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि हालदार साहब ने पान वाले से ये पूछा कि नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा था वो कहाँ चला गया। भाई मूर्ति बनी तो मूर्ति पर पत्थर का ही तो चश्मा होगा ना, वो कहाँ चला गया। पान वाला तब तक दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भी ज्यादा नहीं थी। फिर वो आंखों ही आंखों में वापस हंसा, वापस से तौन थिरकी, कत्थे की उसने डंडी फेंकी, पीछे मुड़ करके उसने अपनी पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला कि मास्टर बनाना भूल गया। ये बात उसने मजाक में कही कि मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए जो बात बड़ी मजेदार थी, हंसने वाली बात थी, हवलदार साहब के लिए बड़ी चकित और द्रवित कर देने वाली थी। चकित मतलब आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कोई नेताजी का चश्मा भी भूल सकता है भला। और द्रवित कर देने वाली यानी दुखी कर देने वाली बात क्यों थी? क्योंकि कोई नेताजी का चश्मा भी भूल सकता है। इतने महान स्वतंत्रता सेनानी और कोई उनका चश्मा बनाना भूल जाए तो उनकी कोई एक व्यक्तित्व की एक पहचान को भूल जाए, ये बड़ी दुखी कर देने वाली बात थी। तो इसलिए वो चकित और द्रवित हो रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था मास्टर मोतीलाल। तो उनको ये समझ में आ गया कि वास्तव में कोई कस्बे के जो इकलौता हाई स्कूल था उसके जो चित्रकार जो थे, अध्यापक जो थे, मास्टर मोतीलाल जी ही उनका नाम था और उन्होंने ही महीने भर में मूर्ति बना के पटक देने का विश्वास दिलाया था नगर पालिका को, और महीने भर में वो मूर्ति बना के जैसे तैसे दे दी और चश्मा नहीं बन पाया। अब वो मन में ये सोच रहे थे क्योंकि उनको जवाब तो कहीं कुछ मिला नहीं, इसलिए वो मन में इमेजिनेशन कर रहे थे कि आखिर चश्मा कैसे रह गया। अब उन्होंने क्या क्या कारण सोचे कि हो सकता है कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, ये उसके समझ में नहीं आ पाया होगा, या फिर शायद उसने कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या फिर बनाते बनाते कुछ ज्यादा बारीकी के चक्कर में उससे चश्मा टूट गया होगा, या फिर पत्थर का उसने कोई चश्मा अलग से बना करके अलग से उसके ऊपर फिट कर दिया होगा और फिर बाद में वो चश्मा शायद निकल गया होगा। ऐसे चार कारण उनके दिमाग में आए। सोचते सोचते वो परेशान हो गए। आखिरकार कोई जवाब उनको समझ नहीं आया। अब हवलदार साहब की कौतुकता और ज्यादा बढ़ गई और ज्यादा जिज्ञासा उनके बढ़ने लग गई। इसी में खोए खोए पान वाले के पैसे चुका करके और वो वापस चल दिए। और फिर भी उन्होंने जाते जाते पूछा कि चश्मे वाला क्या नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, क्योंकि नेताजी जो थे उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था देश को आजादी दिलाने के लिए, तो इसलिए उनको, और फिर कैप्टन कहा जा रहा था चश्मे वाले को, तो उनको लगा कि चश्मे वाला जिसको कैप्टन कहते हैं शायद नेताजी का कोई या तो कोई पुराना साथी होगा या फिर आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही होगा। पान वाला फिर नया पान खा रहा था और
उसने फिर लाल काली बत्ती सी दिखाई और फिर वो मजाक बना करके बोलने लगा कि अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है पागल, देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो और फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनको ये बहुत बुरा लगा। क्या बुरा लगा? कि पान वाले का इस तरह से एक अपाहिज व्यक्ति का, उसकी शारीरिक अक्षमता का मजाक बनाया जाना भी उनको बहुत बुरा लगा। और साथ ही साथ उसकी जो देशभक्ति की भावना थी उसका भी मजाक बनाया जाना उन्हें बुरा लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्या होगा आज की इस पीढ़ी का। वो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। जैसे ही उन्होंने उसको देखा कैप्टन को, तो उन्होंने पाया कि बेहद बूढ़ा सा मरियल सा लंगड़ा सा आदमी, जिसने गांधी टोपी पहन रखी थी और आंखों पर एक काला चश्मा लगा रखा था और हाथ में एक छोटी सी संदूकची यानी अटैची सी थी, और उसको लेकर के बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लेकर के गली से वो निकल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि कितना गलत अनुमान था उनका, यानी इसकी तो कोई छोटी सी दुकान भी नहीं है, ये तो बांस पर जैसे गुब्बारे वाले गुब्बारे बेचते हैं, ऐसे बांस पर टंगे हुए चश्मे गली गली घूम घूम करके ये फेरी लगाता है और बेचता है। और बेचारा अपाहिज व्यक्ति है और बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है, मरियल सा व्यक्ति है। तो उनको बहुत ही दुख हुआ। अभी तक कैप्टन सुनकर के वो सोच रहे थे कि उनके मन में एक इमेजिनेशन चल रहा था कि ये कोई बड़ा ही रौबदार व्यक्तित्व होगा, फर्राटेदार मूछें होंगी, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, रौबदार व्यक्तित्व होगा, भारी भरकम सी आवाज होगी, डील डॉल अच्छा होगा। मगर ये तो आशाओं के विपरीत निकला। अब जब वो पूछना चाहते थे कि कैप्टन का क्या यही वास्तविक नाम है, तो पान वाले ने अब बताने से बिल्कुल मना कर दिया था और ड्राइवर भी चलना चाह रहा था, तो बेचारे वो वहां से चल दिए। 2 साल तक यही क्रम चलता रहा कि 2 साल तक जब भी हवलदार साहब वहां से निकलते तो वो देखते कि हर 15 दिन बाद जब भी वो निकलते तो चश्मा कोई दूसरा होता था और उनको ये देख के अच्छा लगता था। मगर खुशी भी मिलती थी, लेकिन अभी तक उनको कैप्टन के बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर एक बार 2 साल बाद ऐसा हुआ कि एक बार जब हवलदार साहब वहां से निकले तो उन्होंने पाया कि मूर्ति पर आज कोई चश्मा नहीं है और पान की दुकान भी बंद थी, बल्कि लगभग सभी दुकानें बाजार में बंद थी। अगली बार 15 दिन बाद फिर वापस से वहां से निकले तो उन्होंने फिर देखा कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं है, लेकिन बाकी दुकानें सब खुली हुई थी। तो उन्होंने पान की दुकान पर रुक करके पान खाया और पूछा कि क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला आज उदास हो गया था। जो अभी तक मजाक बना रहा था आज वो उदास था। आज बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे और उसने फिर आंसू पोंछते हुए बोला कि साहब, कैप्टन तो मर गया। अब हवलदार साहब भी दुखी हो गए ये सुन करके और आगे वो कुछ नहीं पूछ पाए। पान के पैसे चुकाए, चल दिए जीप में बैठकर। मगर रास्ते भर सोचते रहे कि क्या होगा उस कौम का जो देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इस पंक्ति का क्या आशय है कि आज की इस पीढ़ी का क्या होगा। जैसे कि पान वाला था, तो आज की इस पीढ़ी का क्या होगा जो देश के लिए सब कुछ, जो लोग न्यौछावर कर देते हैं, होम कर देना मतलब त्याग देना, न्यौछावर कर देना। जो लोग ऐसे होते हैं कि देशभक्त होते हैं और देश की रखवाली के लिए, देश की खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, उन लोगों पर तो आज की पीढ़ी हंसती है और खुद दे दे अपने आप को बेचने से भी पीछे नहीं हटती। यानी कि खुद भ्रष्टाचारी में लिप्त रहती है, बेईमानी में लिप्त रहती है, बुरे कामों में कभी पीछे नहीं हटती, खुद के बिकने के मौके तलाशती है। ऐसे यानी वो अवसरवादी होते हैं, वो स्वार्थी होते हैं और अवसर ढूंढते रहते हैं और हर अच्छे अवसर की तलाश में रहते हैं। देश उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। क्या होगा ऐसी पीढ़ी का जो सिर्फ स्वार्थ और अवसरवादिता में ही विश्वास रखती है। दुखी हो गए बेचारे। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे और दुख इसी बात का था कि अब कैप्टन के मर जाने से आज की पीढ़ी में ऐसा कोई भी नहीं जो उस मूर्ति को चश्मा पहनाए और इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान करे और भावनाओं को आहत होने से बचाए। कस्बे में
घुसने से पहले ही आज फिर वो जब वो निकले तो उनके ख्याल आया मन में कि कस्बे की हृदय स्थली जो भी है, जहाँ जो बाजार है वहां पर जो सुभाष की प्रतिमा लगी हुई है, वो प्रतिमा तो आज भी होगी, मगर सुभाष जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया और अब आज की पीढ़ी में ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर देशभक्ति की भावना हो, जो कोई चश्मा उनको अपनी तरफ से पहना दे। इसलिए उन्होंने जीप वाले को बोला कि आज वो वहां नहीं रुकेंगे, आज पान भी नहीं खाएंगे, कहीं और पान खा लेंगे, क्योंकि उनका मन दुखी होता ये सब देख करके। इसलिए ड्राइवर को कह दिया कि जीप रोकना मत, सीधे चल लेना। मगर हम आदत से मजबूर होते हैं ना, जिस जगह हम रोज रोज देखते हैं वहां हम ना भी चाहें तो भी हमारी आंखें वहां चली ही जाती हैं। तो उन्होंने अपने आप को बहुत रोका, मगर आज फिर आंखें वहां चली ही गई। और उन्होंने जब देखा तो क्या पाया कि उन्होंने देखा कि आज नेताजी की मूर्ति पर एक छोटा सा सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। वो उन्होंने ड्राइवर को तुरंत आदेश दिया जीप रोकने का, लेकिन वो ब्रेक मारता उससे पहले ही हालदार साहब गाड़ी से कूद पड़े और तेजी से दौड़े प्रतिमा की तरफ। दौड़ करके सीधे जाके अटेंशन की पोजीशन में वहां पर खड़े हो गए और एकदम से वहां पर जब उन्होंने देखा तो ये पाया कि मूर्ति की आंखों पर आज सरकंडे का चश्मा था। सरकंडा होता है जैसे आइसक्रीम की जो स्टिक्स होती हैं, कुल्फी वाली, जो जिसमें हम कुल्फी खाते हैं, वो पतली पतली सी डंडियां जो होती हैं, उससे बनाया हुआ एक चश्मा था। और उस जैसा कि आमतौर पर बच्चे बना लेते हैं, और उस बात को देख करके हालदार साहब बहुत भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आईं इसी भावुकता में। क्यों आंखें भर आईं? क्योंकि अभी तक वो ये सोच रहे थे मूर्ति पर चश्मा ना देख करके कि आज की भावी पीढ़ी में ऐसा कोई भी नहीं जिसके अंदर देशभक्ति की भावना हो, जो देशभक्तों का सम्मान करना जानता हो, देश का मान करना जानता हो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि छोटे बच्चों ने सरकंडे का यह चश्मा बना के नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया है, तो आज गर्व से उनकी आंखें खुशी के मारे छलछला आईं और वो इस बात से खुश हो गए कि देश अभी भी सुरक्षित हाथों में है। देश के जो बच्चे हैं, ये जो भावी कर्णधार हैं, इनके अंदर देशभक्ति की भावना आज भी खत्म नहीं हुई है, ना ही बड़े देशभक्तों के प्रति उनके अंदर मान सम्मान की भावना खत्म हुई है, और वो आज भी उनके अंदर व्याप्त है। ये देख करके वो बेहद खुश हो गए। तो आपको, मुझे लगता है कि इस पाठ को बहुत अच्छे से विस्तृत रूप में मैंने आपको समझाया है, और जहां तहां मैंने आपको, जहां प्रश्न बन रहे हैं वहां भी मैंने आपको समझाया है। इसमें जहां पीछे की तरफ जो भी प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर संभवतः आपको पाठ, अगर आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आपको उत्तर स्वतः ही मिल गए होंगे। एक प्रश्न, जो पहला प्रश्न इसमें आता है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ये पाठ में इस बात का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, मगर अपने आप इसमें पता चलता है कि लोग कैप्टन उसको क्यों कहते थे, उसकी देशभक्ति की भावना को देखकर। जब भी कोई व्यक्ति जिसके अंदर असीम देशभक्ति की भावना हो, देश के प्रति भी भावना हो और देश के महान लोगों के प्रति भी उसकी भावना हो, असीम श्रद्धा, देशभक्ति की भावना को देख करके लोग उसको कैप्टन कहने लग गए थे, क्योंकि वो एक नेताजी को कभी भी बिना चश्मे के नहीं रहने देता था। तो उनके प्रति जो उसका सम्मान था, और उस सम्मान को देखते हुए वो जो चश्मा उनको पहनाता था, उसी को देखते हुए लोग उसे कैप्टन कहा करते थे। यहाँ कुछ क्वेश्चंस आगे और भी ऐसे दिए गए हैं जो आपको अपने आप से सोच करके करने हैं। जैसे आगे भी पूछा गया है कि आशय तो मैंने आपको समझा ही दिया है, लेकिन आगे पूछा गया है कि इसी तरह की आपके मोहल्ले में आप किसकी मूर्ति लगाना चाहेंगे, आप उसका किस तरह से ध्यान रखेंगे। तो ये आपको अपने तरीके से, यदि हमारे अंदर भावनाएं, अच्छी भावनाएं होंगी, तो हम उसी प्रकार का जवाब देंगे कि हम रख रखाव किस तरह से करेंगे, हम उसको सुरक्षित रखेंगे, हम उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखेंगे। यदि उसमें कोई टूट फूट हो गई हो तो हम उसको भी मरम्मत करवाएंगे। उसके ऊपर कोई धूप ना आए, बारिश ना आए, तो उस पे कबूतर कोई अपना कबूतरों की और चिड़ियाओं की बीट से वो खराब ना हो, तो हम उसके ऊपर कोई छतरी बनवा देंगे। इस तरह से उनकी जयंतियों पर हम कोई उत्सव आदि
करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी तरफ से कुछ प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। मैंने आपको पाठ इस तरह से समझाया है कि आपको प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिल गए होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको पूरी तरह से ये पाठ समझ में आया होगा। यदि अब भी आपको कोई भी कैसा भी इसमें डाउट है, कोई संशय है, कोई प्रश्न का उत्तर यदि आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कोई भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेताजी के चश्मे के पाठ को आप और लोगों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए। बाय बाय।